चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको इलेक्शन कमीशन के विषय में पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पढ़ा पाएँ। इलेक्शन कमीशन में हमने पहले लेक्चर में आपको किताब की, संविधान की मर्यादा के मुताबिक जो भी प्रावधान बनते हैं वो बहुत अच्छे से कराए। फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिल्ली की चुनाव की केस स्टडी के माध्यम से ये बताना चाहा कि किस तरह की चीज़ें चुनाव को प्रभावित करती हैं और इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था का यहाँ पर कितना बड़ा रोल है, उसकी ऑटोनॉमी कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम आपको ये भी कह रहे थे कि जो भी प्रोविजंस हमने देखे हैं इनका एक क्रिटिकल असेसमेंट भी करेंगे और आज हम उसी लेक्चर के वाया आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जहाँ भारत में बहुत सी संस्थाओं का आधार, बहुत से इंस्टीट्यूशंस का बेस प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की मशीनरी बनी, यानी कि कॉलोनियल समय में, ब्रिटिश पीरियड में इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट किया करते थे। काफ़ी चीज़ें हमने भारत के मुताबिक फेरबदल करके उन्हीं मशीनरीज से ऑप्ट कर ली, यानी कि उन इंस्टीट्यूशंस को, उन अपरेटसेस को, गवर्नमेंट को, उस स्ट्रक्चर को हमने स्वीकार किया जो अंग्रेज़ों के समय में होता था। उसमें हमने गणराज्य के मुताबिक, एक रिपब्लिक होने के नाते और लोकतंत्र के मुताबिक, भारत के मुताबिक परिवर्तन किए। लेकिन काफ़ी हद तक जो फ्रेमवर्क था, जो स्केलेटन था, वो वही था। अब चुनाव आयोग अपने आप में अलग इस वजह से भी हो जाता है कि उसका कोई उदाहरण एग्जिस्ट नहीं करता था। कॉलोनियल पीरियड में उस तरह की मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती थी। चुनाव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, चुनाव कॉलोनियल पीरियड में भी हुए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस उस समय में हुए हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस भी उस समय में कंडक्ट कराए गए। उसका सफरेज बहुत ही लिमिटेड था, यानी कि बहुत ही कम लोगों को वोटिंग का अधिकार था उस समय में, लेकिन चुनाव हुए हैं। बट जिस तरह का चुनाव आयोग भारत को चाहिए था, उस तरह की संस्था, उदाहरण उस समय में एग्जिस्टिंग नहीं था। और ऐसे में ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इंडिया को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दे जो इंडिया का जो प्रॉमिस है, कमिटमेंट है डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक का, उसे फुलफ़िल करने में अहम भूमिका निभाए। क्योंकि देखिए, चुनाव एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से सोसाइटी स्टेट से जुड़ती है। स्टेट यानी कि वो राज्य, यानी कि सत्ता, नियम, शासन, जिससे आप जुड़ते हैं चुनाव के माध्यम से, यानी कि समाज। तो जो स्टेट और सोसाइटी को एक साथ जोड़ता है, ऐसा सूत्र, ऐसा बंधन, इसे सुनिश्चित करने वाला, इस बंधन को स्थापित करने वाला जो भी कोई संस्था होगी, वो बहुत ही इंटीग्रल होनी चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी इल विल से या किसी भी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट से। वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती होनी चाहिए, कैसी भी चाहे परिस्थितियां हों। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी था और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा किया भी। आर्टिकल 324 से 329 तक मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। आर्टिकल 324 के तहत सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस, ये प्रोवाइड किया गया इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग। तो उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पर इलेक्शन कमीशन उभरना हमने देखा। मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर कई आरोप भी लगे कि ये निष्पक्ष होकर के चुनाव नहीं कराते, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं होते। और रिसेंट टाइम में आपने ये एलिगेशंस देखे भी होंगे। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को चर्चा करेंगे। आपने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है। चुनाव आयोग, मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी और उसके साथियों की सरकार, दैट इज़ द कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे आप मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार भी कह देते हैं,
कि बीजेपी के इशारों पर चुनाव आयोग काम करता है और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं उसमें गड़बड़ियां हैं। वोट्स किसी भी कैंडिडेट को डाल दीजिए किसी और पार्टी के, लेकिन वो चली जाती हैं बीजेपी के पास। ऐसे आरोप आप अक्सर देखेंगे। दिल्ली के चुनाव, मैंने आपको बताया, दिल्ली के चुनाव के पहले भी ये आरोप बहुत थे। अभी अभी बंगाल के चुनाव हुए हैं, उसके पहले भी ये आरोप बहुत थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुए, उसके पहले भी ऐसे आरोप थे। ये एक आरोप है, एक एलिगेशन है, जो बहुत बड़ा एलिगेशन है और बहुत सोचे समझे तरीके से दागा जाता है ये एलिगेशन। अब ईवीएम अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो सिंपली चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इस कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में अगर कोई कैंडिडेट जीतता है, कोई सरकार बनती है, तो इसका मतलब उसने फ्री एंड फेयर मैनर में हुए इलेक्शन के प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब वो सरकार लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि वो विक्ट्री लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट है, विधि सम्मत नहीं है। उसके पास आधार नहीं है सरकार में होने का, उसके पास मॉरल ग्राउंड नहीं है। इसके तहत अगर इलेजिटिमेट गवर्नमेंट्स लोगों को गवर्न करेंगी तो नेचुरली फिर वो डेमोक्रेसी नहीं होगी। लोग खुद को उस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट से गवर्न नहीं कराना चाहेंगे और जो लोग पावर में हैं वो गवर्न करने के नाम पर फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। डिसेंट को सप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो एक पूरा का पूरा भारत का जो कीजिए कि फाउंडेशन है लोकतांत्रिक, वो ख़त्म हो जाएगी, हिल जाएगी। एक ईवीएम एलिगेशन, इतना बड़ा एलिगेशन है, यदि वह सत्य है तो। लेकिन फिर यहीं पर हम एक पैराडॉक्स भी पाते हैं। पैराडॉक्स ये है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे आरोप पहली बार लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पहले बहुत से बार चुनाव आयोग खुद ये कह चुका है, मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा कई बार कह चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई मुख्यमंत्री सरकार में हो तो हम उसे बहुत नापसंद होते हैं, हम उसे चुभते हैं, क्योंकि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। लेकिन जब वही मुख्यमंत्री ऑपोजिशन में होता है, वही मुख्यमंत्री एक ओपोनेंट की तरह लड़ रहा होता है, तब हम उसे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। और अगर हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे तभी सरकारी मशीनरी को हम न्यूट्रल कर पाएंगे और सभी कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग ग्राउंड देंगे। केवल उसी पार्टी को लाभ नहीं मिलेगा जो पार्टी सरकार बना करके बैठी हुई है। हर ऑपोजिशन पार्टी को भी अवसर बराबर का मिलेगा कि वो चुनाव लड़े, जनता का समर्थन प्राप्त करे और जीत करके आए, तो हम उनके मित्र होते हैं। तो ये लंबे समय से चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त इस तरह की टिप्पणियां करते आए हैं कि भाई हम उसी पर्सन के दुश्मन हैं जब वो पर्सन सत्ता में है। उसको समस्या है क्योंकि हम उसको गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ नहीं करने देते। हम सभी पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग ग्राउंड देते हैं। हम उस पार्टी को, उसके कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं जो पार्टी उस समय सरकार में है। उसके कैंडिडेट्स को, उसके एक्सपेंडिचर्स को रेगुलेट करते हैं। ये पसंद नहीं होता किसी भी सत्ताधारी पार्टी को। लेकिन वही पार्टी के कैंडिडेट्स जब ऑपोजिशन में होते हैं तब हमारी वो इन्हीं गुणों को बहुत पसंद करते हैं। इससे क्या कंक्लूड होता है? अक्सर आपने देखा होगा कि चुनावों के पहले ईवीएम एलिगेशंस रहे इंडिया में। पिछले 5 से 6 साल के दौरान देखें, खासतौर जब दिल्ली में चुनाव होने थे, पिछली बार भी जब हुए 2015 में भी और 2020 में भी, आपने ये देखा होगा कि ईवीएम एलिगेशन काफ़ी हाइप क्रिएट कर जाता है चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव के बाद जब उसी ईवीएम के तहत वो नतीजे आ जाते हैं और जो लोग उन ईवीएम पे एलिगेशन लगाते हैं वो उन्हीं नतीजों को स्वीकार करके, उन्हीं ईवीएम के द्वारा आए नतीजों को स्वीकार करके विधि सम्मत तरीके से शासन भी करते हैं। वो गवर्नमेंट में आते हैं।
तो ये कैसे हो सकता है? ये पैराडॉक्स है। जिस ईवीएम में फॉल्ट था और हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई सरकार ईवीएम की वजह से है, अदरवाइज़ ईवीएम ना होती तो वो जीत ही नहीं सकते थे, और हम ये कहते हैं कि हम हारेंगे तो इस ईवीएम की वजह से हारेंगे। तो फिर जब आप जीत गए तो फिर आप ईवीएम की वजह से नहीं जीत, आप अपनी वजह से नहीं जीते, आप फिर ईवीएम की वजह से ही जीते हैं। आप अपनी योजनाओं की वजह से नहीं जीते हैं, आप अपने काम की वजह से नहीं जीते हैं, आप अपनी सर्विसेज के लिए नहीं जीते हैं। तो फिर उस जीत का श्रेय भी आपको नहीं लेना चाहिए। उस जीत का श्रेय इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जाता, तब वह श्रेय इस बात पे चला जाता है कि हमने जनता के लिए काम किया, जनता ने हमारा समर्थन किया, हमने मेहनत की। लेकिन यदि हार जाएंगे तो उसका श्रेय इलेक्शन कमीशन को जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन किया, उसके नुमाइंदों को समर्थन दिया और ईवीएम में गड़बड़ियां की ताकि वो जीत जाएं। तब ये एक्सेप्ट करने की पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, मोरालिटी किसी में भी नहीं है कि उन्होंने भी काम किया होगा इसलिए वो जीत गए। हालांकि हमारे देश के चुनाव में केवल काम के आधार पर नहीं जीता जाता, बहुत से फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके आधार पर आपको वोट मिलते हैं, आप जीतते हैं। हम आज उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, वो हम पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शंस के लेक्चर में करेंगे। तो मुद्दा ये है कि इससे नुकसान क्या होता है कि देखिए, जब आप ईवीएम पे एलिगेशंस लगाते हैं तो होगा क्या। 1950 से ही मैं बात करता हूँ, वैसे तो 1947 से चुनाव हो रहे हैं। 1947 से लेकर के अब तक हमारा चुनाव आयोग लगभग 370 स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट करा चुका है, और 1951-52 से लेकर के अब तक 2019 की 17वीं लोकसभा के चुनाव को कंसिडर करें अगर, 17 बार लोकसभा के चुनाव करा चुका है। 370 बार राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, 17 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 1951-52 के लोकसभा इलेक्शन में कुल वोटर जो रजिस्टर्ड थे वो 17.4 करोड़ थे। 17.4 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे उस समय में। और 2019 के आम चुनाव में यानी कि जनरल इलेक्शंस में जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो 90 करोड़ थे। कैन यू इमेजिन, 90 करोड़ वोटर हैं, 90 करोड़, और वो भी ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह में कंसंट्रेटेड हैं। मैं थोड़े दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। डॉक्यूमेंट्री की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसमें मैंने एक चीज़ देखी, उन्होंने उसे दर्शाया भी बहुत अच्छे से, बहुत फिल्मांकन बहुत अच्छा था, कि गुजरात के गिर के वनों में भी, गिर जहाँ पे गिर लायन होते हैं, गिर के वनों में भी एक मंदिर में एक पुजारी अकेले रहते हैं। वहाँ कोई नहीं रहता, वो केवल अकेले रहते हैं। और जो श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं उन्हें खाने पीने को सामान दे जाते हैं। बस वो भी श्रद्धालु रेगुलर नहीं आते, कभी कभार आते हैं, लेकिन उस मंदिर परिसर में वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। वो पूरा साल मंदिर में रहते हैं, कहीं नहीं जाते। एक बार वो मंदिर परिसर से निकलते हैं जब चुनाव होते हैं, वो वोट डालने आते हैं, और चुनाव आयोग की पूरी एक टीम उस क्षेत्र में जाकर के व्यवस्था करती है कि वो पुजारी वोट डाल सके। इमेजिन करिए, लद्दाख जो कि लगभग 6 महीने के लिए कटा रहता है भारत के दूसरे मैदानी क्षेत्रों से, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, आदिवासी क्षेत्र, घने जंगल, वेस्टर्न घाट्स, हर जगह पर चुनाव कंडक्ट होता है। 90 करोड़ लोगों को रजिस्टर किया जाता है, ये बड़ी बात है। लगातार चुनाव आयोग की जा रही मुहिम, जिसके तहत वो वोटर्स को एजुकेट कर रहा है, उनमें अवेयरनेस फैला रहा है, इसके तहत आज 65, 67, 68% तक वोटिंग रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग का काम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर है। इतने सारे चुनाव, इतने बड़े स्तर पर कराने वाले चुनाव, 90 करोड़ लोगों को रजिस्टर करना, उनके वोट डलवाना और नतीजे दिलवाना। जबकि भारत जैसा देश, जिसमें यकीनन यूनिटी तो है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत है,
और चुनाव के समय में नेताओं के द्वारा दिए जाने वाले भाषणों की वजह से यही डाइवर्सिटी है जो फ्रैक्शंस का काम करती है। तो 90 करोड़ वोटर भी एक जैसे वोटर नहीं हैं। उनकी शिक्षा का स्तर, उनकी सोच समझ और उनकी अपनी कंसिडरेशंस बहुत सारे भारत में फैक्शंस बनाती हैं। बहुत सारे गुटों में लोग बटे रहते हैं। ऐसे में चुनाव कराने होते हैं। पंचायती चुनावों का हाल आप देख सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसे कराता है। मैं डिमीन नहीं कर रहा किसी को, लेकिन आप देख सकते हैं अभी यूपी में हुए थे। गोली बारूद और हर चीज़ आपको दिखती है। हथगोले हर छत से छोड़े जाते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराना। लगभग 1,10,00,000 पर्सोनल स्टाफ ने 2019 के आम चुनाव कंडक्ट कराए। 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स को वोट डलाने के लिए 1,10,00,000 स्टाफ ने दिन रात मेहनत की। ये बड़ी बात है, आसान काम नहीं है। इतना बड़ा स्टाफ भी क्रिएट हो जाता है वोटिंग के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस एंगल से देखें तो क्या है ये? देखिए, जब भारत ने अपने लिए लोकतंत्र का सपना देखा, भारत ने खुद को गणराज्य में परिभाषित किया, तब से लेकर के अब तक केवल भारत ही नहीं, विश्व भर में ये माना जाता है कि भारत का चुनाव आयोग काफ़ी हद तक निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में सक्सेसफुल रहा है। नतीजे आते हैं, पार्टियां स्वीकार करती हैं और उसके बाद ब्लड बाथ नहीं होता, बड़े स्तर पर राइट्स नहीं होते, जो कि मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो जाते हैं। चुनाव के नतीजे आते ही वहाँ पर ब्लड बाथ होता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी, जो इंस्टीट्यूशन उन चुनाव को कंडक्ट करा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोग लार्जर सेंस में ये जानते हैं कि हमने वोट किसी और को किया, लेकिन ये सरकारें किनकी बन गई, ये कैसे बन गई। लोग सड़कों पर उतरते हैं और शक्ति का फिर प्रदर्शन होता है उनके खिलाफ, और लहू बहता है, रक्त बहता है। भारतीय चुनाव में चुनाव के नतीजों के बाद अमूमन ये नहीं होता। आपने देखा अभी बंगाल का इलेक्शन था, बीजेपी ने अपनी समस्त शक्तियों को झोंक दिया था, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। प्रधानमंत्री, देश के सभी महत्वपूर्ण मंत्री और प्रधानमंत्री ने वहाँ पे रैलियाँ की, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने चुनाव जीता। देश की सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी ने पूरा जोर लगाया, वहाँ पे चुनाव हारी है और उस नतीजे को स्वीकार किया। दैट्स इट। एक राज्य की सरकार जो ममता बनर्जी की थी और उनकी पार्टी उनसे हार करके वापस आए, इसमें कोई समस्या नहीं। राजस्थान में केंद्र में सरकार बनाए होने के बावजूद भी बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ में हारी, पहले मध्य प्रदेश में भी हारी थी, वो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर आ गए कांग्रेस से और फिर कमलनाथ की सरकार गिर गई और वापस से बाई इलेक्शन हुए, रिजल्ट शिवराज सिंह चौहान के फेवर में रहा और बीजेपी की सरकार बनी। पर पहले हारी। 2018 में जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, तो बीजेपी हारी थी, कांग्रेस जीती थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। ये उसी ईवीएम के माध्यम से हुए चुनाव थे। 2020 में जिस ईवीएम को लगभग 2017 से कोसना शुरू किया आम आदमी पार्टी ने, 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की अभूतपूर्व जीत उसी ईवीएम से हुई। तो ये क्या है सही मायने में? क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी खुद, क्या तृणमूल कांग्रेस या क्या कांग्रेस, इनको अधिकार नहीं है ईवीएम या किसी भी इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने की? बिल्कुल आवाज़ है। बिल्कुल इनको अधिकार है, उठाना बनता है लोकतंत्र में अगर कोई त्रुटियां नज़र आती हैं, क्योंकि कोई चीज़ गारंटीड नहीं है कि वो एक बार अगर अच्छे से काम करती है तो वही प्रक्रिया, वही नियम या वही मशीनरी हमेशा अच्छे से काम करेगी। वो कभी बिगड़ सकती है किसी भी प्रभाव में आ करके। लेकिन यहाँ पर समस्या अब ये आ जाती है कि किसी चीज़ का विरोध करने का आधार क्या है। विरोध यदि जन कल्याण के लिए हो रहा है, विरोध यदि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हो रहा है, विरोध यदि
संविधान के मूल्यों को जीवंत रखने के लिए हो रहा है, विरोध यदि भविष्य को एक सुनिश्चित लोकतंत्र देने के लिए हो रहा है, तब वह विरोध बहुत ही परिपक्व होगा, बहुत ही मैच्योर होगा, बहुत ही साउंड एलिगेशंस होंगे, बहुत ही साउंड फैक्ट्स पे बेस्ड होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि जब हमारे द्वारा जताई जा रही आपत्तियाँ, हमारे द्वारा जताया जा रहा संदेह निरर्थक सिद्ध होगा, तो हम क्षमा मांगेंगे उस संस्था से, हम क्षमा मांगेंगे उस विधि से, उस राष्ट्र से और सभी देशवासियों से। इससे ये प्रमाणित होगा कि हमारा निजी कुछ भी नहीं था, वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था। हमें कुछ चीज़ों पर संदेह था, हमने देश कल्याण के लिए, आने वाली भविष्य के भारत की सुरक्षा के लिए, संविधान के मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए हमने गतिरोध पैदा किया, हमने विरोध किया कुछ चीज़ों का, हमें कुछ गलत लगा। जब हमें ये प्रमाणित हुआ कि हमारा संदेह पुख्ता नहीं था, सही नहीं था, हमें कुछ गलतियां भी लग सकती हैं या फिर जो भी त्रुटियां थी वो सुधार ली गई, तो फिर हमें उस चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए और हमें क्षमा मांगनी चाहिए। इससे प्रमाणित होता है कि हम एक पॉलिटिकल पर्पस को फुलफिल करने के लिए पिछले 73 साल से स्थापित एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, उसकी इंटीग्रिटी को सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए डिसग्रेस नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान जनता का होगा, भविष्य के भारत का होगा, संविधान का होगा, क्योंकि सोसाइटी को स्टेट से जोड़े रखने का काम चुनाव कर रहे हैं। और अगर चुनाव कराने वाली संस्थाओं से, उन इंस्टीट्यूशन से जनता का विश्वास उठवा दिया जाएगा, तो फिर उन चुनावों के बाद चुन करके आए हुए नेता पर जनताओं का विश्वास नहीं रहेगा, तो फिर प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं रह पाएगी, देश लोकतांत्रिक नहीं रह पाएगा, भारत एक टर्मोइल में चला जाएगा। हो सकता है कुछ बाहरी संस्थाएं ये जानबूझ करके भी कराती कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हैं अपनी कंट्री के प्रति, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम सब एक रहते हैं, एक साथ रहते हैं, चुनाव में एक साथ आते हैं। हो सकता है कोई उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहता हो, और उसका एक तरीका है कि आप जनता के बीच स्थापित उस विश्वास को तोड़ दीजिए, जनता के द्वारा समर्थन दी जा रही विधियों को, संस्थाओं को गिरवा दीजिए जनता की नज़रों में। और जब ये हो जाएगा तो जनता नेता विहीन हो जाएगी, सरकार विहीन हो जाएगी। वह नेता, वो सरकार जो उन्हीं के द्वारा चुने होते हैं, वो इसलिए उनसे विहीन हो जाएगी क्योंकि जो चुन करके आएंगे उन पर जनता को विश्वास रहेगा ही नहीं, तो जनता उन्हें अपना नेता, जनता उन्हें अपना सरकार कभी मानेगी ही नहीं। ऐसे में स्टेट एंड सोसाइटी का लिंक टूट जाएगा, क्योंकि चुनाव एक बड़ा लिंक था और वो टूट गया जिस दिन स्टेट एंड सोसाइटी का लिंक। तो आप जानते हैं कि जब स्टेट एंड सोसाइटी एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं तो क्या होता है। तो हो सकता है कि ये भी प्रक्रिया हो, कुछ देश, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ सोसाइटीज़ ये चाहती हूँ कि भारत में ऐसा भी हो। तो यहाँ पर अब एक शब्द निकल के आता है कि क्या क्रिटिसाइज ना करें, चीज़ों को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। मेरा जवाब यह है कि बिना क्रिटिसिज्म के चुनाव आयोग पर या ईवीएम पर एलिगेशंस लगाने से तो फिर भी वो शायद कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि उसका काम हर बार चुनाव के बाद प्रमाणित हो जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म जिस सोसाइटी में नहीं है, उस सोसाइटी का अंत होना निश्चित है, वो पतन को जरूर प्राप्त होगी। देखिए, आलोचना बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्रिटिसिज्म के बारे में कुछ समझिए। आपको पता है कि क्रिटिसिज्म का बेडरॉक क्या है? क्रिटिसिज्म में यदि वो ना हो तो फिर वो क्रिटिसिज्म है ही नहीं। दैट इज लव एंड अफेक्शन। प्रेम, आलोचना में प्रेम होना अनिवार्य है, लव। आप पूछेंगे ये किसके लिए लव होना जरूरी है?
जिस चीज़ में लव है वहाँ पे फिर क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है। देखिए, आपको कोई भी व्यंजन यदि सबसे अधिक पसंद है तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, व्यंजन माने कि खाने वाली आइटम, दही, लस्सी, साग, सब्ज़ी, मक्की, कुछ भी आप खाते हैं, आप उसमें रत्ती भर भी खोट देख नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि वह आपको पसंद है, आपका उसके प्रति प्रेम है और आप चाहते हैं कि वो चीज़ हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड में मेंटेन रहे। इसलिए अगर आप कभी किसी के हाथ का बना हुआ कोई भी वो पकवान खाएं जो आपको बेहद पसंद है, तो अगर आपको उसमें कोई कमी नज़र आती है तो तुरंत बोल देंगे कि कृपया इसे थोड़ा ऐसे बना लीजिए तो ये बेस्ट लगेगा, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्रिय है और मैं जानता हूँ कि इसका बेहतर स्वाद कैसे आ सकता है। तो अब आप यहाँ पर उन्हें बता रहे हैं कि भाई आपके थोड़ा नमक कम था, आपका छौंका थोड़ा बेहतर नहीं लगा था, तड़का, हम प्याज, अदरक, लहसुन थोड़ा थोड़ा कच्चा रह गया, आपने धीमी आंच पे नहीं पकाया, ये थोड़ा गला नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप खामियां बता रहे हैं, कमियां। आप ये इसलिए बता रहे हैं कि वह चीज़ सुधरे, वह बेहतरीन हो जाए। ये आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप ये चाहते हैं कि उसका स्टैंडर्ड दी बेस्ट हो जाए, ना कि आप इसलिए चाहते हैं कि मुझे जो व्यंजन पसंद है उसे बनाने वाले ही ख़त्म हो जाए, मैं उन्हें इतना तोड़ दूं, लोगों की नज़रों में, अपनी नज़रों में, उसके घर वालों की नज़रों में इतना ख़त्म कर दूं कि वो ख़त्म ही हो जाए और फिर ये व्यंजन कभी कोई बना ही ना। हाँ, ये आप उस विषय में ज़रूर कर सकते हैं कि यदि कोई व्यंजन आपके दुश्मन को पसंद है और आप ये चाहते हैं कि उसकी मनपसंद चीज़ें एग्जिस्ट करनी बंद कर जाएं, फिर आप उन चीज़ों को बनाने वालों को जब लताड़ेंगे, धुतकारेंगे, कृपया उसे क्रिटिसिज्म का नाम मत दीजिएगा। यही विनती है मेरी आपसे कि लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म के बिना तो सांस लेना भी नामुमकिन है। लोकतंत्र की सांस, जीवन क्रिटिसिज्म होता है, डिसेंट होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म का और डिसेंट का रियल मीनिंग क्या है? जब आप किसी राष्ट्र का विकास चाहते हैं, राष्ट्र के वासियों का विकास चाहते हैं, जब आपका कण कण उस राष्ट्र की मिट्टी के प्रति समर्पित होता है, उसके विकास, उसके मूल्य, उसके उद्देश्यों के प्रति समर्पित होता है, तब उसके विरुद्ध हो रही किसी भी चीज़ के खिलाफ जब आप खड़े होते हैं, यह आपका डिसेंट है। जब सरकारें ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं, ऐसे नियम बनाती हैं जो राष्ट्र की मूल भावनाओं के विरुद्ध हैं, तब जब आप सरकारों की खिलाफत करते हैं उस राष्ट्र की रक्षा की हेतु, उसे डिसेंट कहते हैं। जब आप अपने देश के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने के लिए उनसे प्रेम की भावना रखते हुए, उनके प्रति अफेक्शन की भावना रखते हुए कि इसे मैं बेस्ट स्टैंडर्ड में देखना चाहता हूं, उस दृष्टि से जब आप उसकी खामियों को फाइंड आउट करेंगे, मैं वायदा करता हूं कि आप उसमें केवल सुधार के और कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका केवल विकास ही होगा। क्योंकि इसमें एक मोटिवेशन होती है। जहाँ कमियों को फाइंड आउट किया जाता है वहाँ प्रयासों को वाहवाही भी दी जाती है, समर्थन दिया जाता है। जहाँ पर आपकी खामियों को रोकने के भरसक प्रयास किए जाते हैं वहाँ पर आपकी खूबियों को प्रोत्साहन भी मिलता है। इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। दुनिया इसी से चलेगी। अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए उसे अपनी बातों के पीछे लगा करके केवल किसी के खिलाफ कर देना, और केवल इस भावना से कि लोगों को किसी के खिलाफ कर देना है, बस किसी भी तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके, किसी भी तरह से जनता में आक्रोश भर के बस किसी के खिलाफ करना है, इस भावना से की गई आलोचना के लिए शब्द आलोचना नहीं है, यह घृणा है। यह क्रिटिसिज्म नहीं है, यह आलोचना नहीं है, इसे घृणा कहा जाता है। आज घृणा की भावना से काम हो रहे हैं, ईर्ष्या की भावना से काम हो रहे हैं, धुतकारा जा रहा है और नाम क्रिटिसिज्म का दिया जा रहा है।
आरोप लगाने वाले आज किसी भी क्षेत्र में इतना भी संयम नहीं रखते कि वो आरोपी से भी बड़े आरोपी की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। आरोप लगाते हैं और इस बात का भी इत्मीनान नहीं है कि आरोप लगा दिया गया है, अब सामने वाले को अपना पक्ष रखने दें, सिद्ध करने दें कि हमारे आरोप सत्य थे या फिर झूठे। इतनी भी गट्स नहीं है कि यदि आरोप झूठे सिद्ध हो जाएं तो उन्हें स्वीकार कर लें। इसलिए आरोप लगाए ही केवल इस भावना से जाते हैं कि इन पर तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। तो सोचिए, इस मानसिकता से बने हुए नेता कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की उन वैल्यूज़ को चेरिश करेंगे जिसे बाबा जी अम्बेडकर ने बनाया, जिसके तहत सुनवाई के मौके रखे गए हैं। जजेस को अगर आपको इम्पीच करना है तो उसे सुनवाई का मौका दिया गया है, राइट टू हियरिंग। राष्ट्रपति को ही अगर इम्पीच करना है तो उसको सुनवाई का मौका दिया गया, राइट टू हियरिंग। तो संविधान के तहत तो बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं, बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिनसे हमें संविधान बनाने वाले हमारे फाउंडिंग फादर, हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स, हमारे देश का निर्माण करने वाले हमारे उन योद्धाओं की सोच का पता चलता है कि वो कितने ऊपर उठ चुके थे। लेकिन आज जो हमारे देश में चलता है उसके तहत उन बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके असल में क्या हो रहा है ये हमें पहचानना है, इसके लिए ज्ञान अनिवार्य है। तो ये कोई आरोप नहीं है, ये तो केवल मन गढ़ंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार किए गए शब्द हैं जिनको पूरा कर रहे हैं आज बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, जिनको नई तरह की असाइनमेंट्स मिलती हैं, ट्रोलिंग असाइनमेंट्स, ट्रोल करना, मेंटली किसी को ख़त्म कर देना, छद्म युद्ध कहते हैं इसे, सामने वाले को ख़त्म करके रख देना, बातों से, गालियों से, झूठ का फैलाव इतना कर देना कि लोग सत्य को देख ना पाएँ। लेकिन सत्य कहाँ छुपेगा यार। मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूँ, सब तो ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, साधुओं, बड़े बुजुर्गों ने कहा है और उन्होंने जो कहा वो मुझे याद रह जाता है। तो उन्होंने कहा है कि झूठ का अंधेरा कितना भी घना हो, सत्य का एक दीपक ही काफ़ी है उसे ख़त्म करने के लिए। तो जब इस तरह के ईवीएम और अदर एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो उसमें मेन एस्पेक्ट जो है वो ये है कि जब हम फैक्ट शीट्स पढ़ते हैं, फिर जब हम डेटा कंसिडर करते हैं तो उसमें हमें फिर ये पता लगता है कि 2019 के चुनाव अगर देखें और बाद में जब उसे हम वीवीपीएटी से मैच करते हैं तो एक भी वोट में कोई एनोमली नहीं पाई जाती। ये फैक्ट है, ये है तथ्य, जो मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। आई बात समझ में? तो हम किसको माने फिर? हमें उसी को मानना है जो सत्य है, जो तथ्य है, जो विकास की ओर ले जाना चाहता है, जो जनहित में है, देश हित में है। इसलिए किसी से मित्रता या किसी से बैर नहीं रखना है, किसी की तारीफ या किसी की खिलाफत नहीं करनी है इस आधार पर कि वो हमें अच्छा लगता है या बुरा। कंसिडरेशन ये होनी चाहिए कि देश के लिए वो सही है कि नहीं, जनता के लिए सही है कि नहीं। जो देश के लिए, जनता के लिए सही नहीं वो आपका मित्र भी नहीं, और जो देश के लिए और जनता के लिए सही है, आपको लाख गालियां देता हूँ, आपका मित्र है, उससे बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। क्योंकि अंततः एक प्रगतिशील देश में, एक विकासवादी सोच में, एक विकसित समाज में ही आप भी सुरक्षित जी पाएंगे। तो यदि वो देश के हित में है तो कोई बात नहीं, आपको गालियां भी देता है, कोई बात नहीं, आपके लिए एक अच्छा माहौल बना रहा है, आप बेहतर जिएंगे। लेकिन आपके समर्थन में है, देश के खिलाफ है, तो ऐसी बस्ती में भी गुलिस्तां क्या बनाना जिसमें हर रोज़ आदमखोरों की खुराक बनती है तुम्हारे बाग के फूल। तो तुम भी नहीं रह सकते उस माहौल में जिस माहौल को तुमने खुद बनाया है, जिसमें तुमने हर तरफ भूखमरी, गरीबी और उन चीज़ों को फैलाया है। जब लोगों को इस लेवल तक ले जाओगे कि उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि वो भूख से मर रहे हैं या इस सोच से मर रहे हैं कि वो भूखे ही मर जाएंगे, तो क्या फ़ायदा उनके सामने
रॉल्स रॉयस और ऑडी गाड़ी लेकर के जाने का, वो नहीं भाव देंगे। तो इसमें तुम्हारा भी लालच है कि उनका भी विकास करो। मोटरसाइकिल दो उनके हाथ में, तभी उन्हें गाड़ी का भी ज्ञान होगा, तभी तुम उनके सामने भी हीरोगिरी मार पाओगे। वरना तुम्हारी गाड़ी मंगल ग्रह पे बनी चट्टानों से कोई कम नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, निरर्थक है, उसे कोई पहचानता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करता। आई बात समझ में? अब जब हम इलेक्शन कमीशन पर लगने वाले इन एलिगेशंस पे आते हैं, तो फिर हमें तो चीज़ों को बहुत गहराई से अंडरस्टैंड करना है। तो उसमें हमें समझना चाहिए कि फिर क्या इलेक्शन कमीशन में सब सही है? इलेक्शन कमीशन में कोई गड़बड़ियाँ नहीं होती क्या? बिल्कुल सही ईवीएम मशीन्स के माध्यम से बहुत ही बढ़िया निष्पक्ष चुनाव हमेशा होते हैं, त्रुटियों का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, कुछ भीतरी कमियां हैं जिन पर हमें बात करनी है, और उन्हीं पे हम बात करते हैं। दो मुख्य एस्पेक्ट हैं चुनाव आयोग के अगर देखे जाएं तो। पहला एस्पेक्ट क्या है? पहला एस्पेक्ट ये है कि कहीं पर भी ये क्लैरिटी नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अदर, वो आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट जॉब्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं आ सकते हैं क्या? ऐसा कोई पॉइंट कहीं भी नहीं है। तो जिसके फलस्वरूप हमने देखा कि फिर वो आते हैं। अगर आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें, कैग की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC की, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो ये रीअपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, और पोस्ट रिटायरमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब भी नहीं ले सकते। रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है सेम अपने ही ऑफिस में दोबारा, एज अ कैग, एज अ CIC, एज अ CVC, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अदर जॉब भी नहीं ले सकते। ये क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन अब जब आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो फिर ये कहीं भी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रीअपॉइंट नहीं हो सकती। ये मेंशन है कि 6 साल का कार्यकाल होगा या 65 बरस तक की उम्र, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तब ये अपने ऑफिस से रिलीव हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट 55 ईयर में हो गई है और उनके 6 साल 61 ईयर में पूरे हो गए हैं, तो 65 साल के तो अभी वो हुए नहीं, अभी भी 4 साल बाकी हैं। वो दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो नहीं हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं। ये भी एक बात है। फिर इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी कोई रोक नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही मशहूर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके बारे में वो खुद कहते पाए गए हैं कि भाई मैं नाश्ते में नेता खा लेता हूँ, मतलब मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। TN सेशन इनका नाम था, केरला में जन्म हुआ था, 1955 के IAS बैच, एक के IAS अधिकारी थे, और 12 दिसंबर 1990 को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। चंद्रशेखर की सरकार हुआ करती थी, उसमें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्हीं के सरकार में वाणिज्य मंत्री होते थे नारायण स्वामी। नारायण स्वामी को तो आप जानते होंगे, सबके राज खोलने में माहिर है वो। 1960 में कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नारायण स्वामी पढ़ाया भी करते थे TN सेशन को। तो नारायण स्वामी हार्वर्ड से हैं, याद रखिएगा, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो 12 दिसंबर 1990 को TN सेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते TN सेशन की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है। इसी लाइन से पता लगता है कि राजनेता कहा करते थे कि पॉलिटिशियन या तो भगवान से डरते हैं या सेशन से, और किसी से नहीं। उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स किए इलेक्शन कमीशन में, हम बात करेंगे। लेकिन जब आफ्टर रिटायरमेंट बात आती है पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने की, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1997 में वो इंडिपेंडेंटली KR नारायणन के अगेंस्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भी खड़े हुए, लेकिन जीत नहीं पाए। और उसके 2 साल बाद 1999 में कांग्रेस की टिकट से अहमदाबाद से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके, हार गए,
लेकिन चुनाव लड़ चुके हैं। TN सेशन कांग्रेस की टिकट से। एक और बहुत कद्दावर चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, MS गिल। ये भी बड़ा अहम भूमिका निभा के गए हैं देश में, और ये भी 2013 में कांग्रेस के ही तरफ से टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन होती रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो उन पर प्रश्न ये रहता है कि भाई आप जब इस तरह से चुनाव लड़ते हैं तो ये कितना सही है? क्या इससे लोकतंत्र का नुकसान नहीं होता? क्या इससे इलेक्शन कमीशन जैसे इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती? क्या इससे लोगों का फेथ इन इंस्टीट्यूशन से उठ नहीं जाता? क्योंकि जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट में है, और आप गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और अगर आपको ये दिखता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उस पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी की अभी सरकार है मौजूदा, कि वो मुझे चुनाव लड़वा सकते हैं या कोई और बेहतर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, तो फिर आप अपने टेन्योर में रहते हुए रिटायरमेंट से पहले उस पार्टी को फ़ायदा क्यों ना दें जिसकी कि अभी सरकार है। और अगर आप उसे किसी तरह के क्विड प्रो को देते पाए गए हैं, यानी कि आदान प्रदान करते पाए गए हैं उनके साथ किसी तरह के फ़ायदों का, अपनी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिकल प्लेसमेंट के लिए, तो फिर लोकतंत्र कैसे सुनिश्चित होगा? अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे इंश्योर होंगी कि भाई उन्हें भी लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलेगी? तो इसको लेकर के बहुत से